हमें क्लोरहेक्सिडिन भी करना है। ओके, जो क्लोरहेक्सिडिन होता है ये जिस फॉर्म में मिलता है आपको, दैट इज योर व्हाट, दैट इज अ ग्लूकोनेट, मतलब ये ग्लूकोनेट सॉल्ट के साथ आपको अवेलेबल होता है। फाइन। सेकेंडली, ये एंटीसेप्टिक होता है और ये जर्मीसाइड होता है एंड इट इज यूज्ड एज अ माउथ एंड थ्रोट प्रोडक्ट। हम माउथ प्रोडक्ट्स में और थ्रोट प्रोडक्ट्स में इसको यूज करते हैं। फाइन। जैसे माउथ और थ्रोट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं आज तक आपने यूज किए हैं, कोई बताइए। कुछ पता है आपको तो नाम बताओ कोई। यस, anybody knows about the any mouth product or the throat product? मैम थ्रोट प्रोडक्ट मीन्स मैम टैबलेट फॉर्म में मैम। नहीं, टैबलेट फॉर्म तो नहीं, थ्रोट प्रोडक्ट करने के यूज करते हैं ना मैम, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ यूज करते हो बेटा? गार्गलिंग। मैम गार्गलिंग है ना मैम, आयोडीन। यस, आयोडीन, वेरी गुड। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये भी जो कंपाउंड है वो आपका थ्रोट प्रोडक्ट्स में यूज होता है, क्रीम्स में यूज होता है, टूथपेस्ट में यूज होता है, डिओड्रेंट्स में यूज होता है। Okay, now we have to study about this compound. Just wait, I'm just going to share the screen. आप लोगों के एग्जाम्स का डेट आपको पता है ना? आपको मैम ने शेयर किया था ना? यस, आइडिया है ना सबको एग्जाम की डेट्स का? मैम कुछ नहीं आया मैम, सिर्फ ऐसा बताया है कि एट द मंथ ऑफ फेब या फिर मार्च के स्टार्टिंग में मैम। मैम ने आपको शेयर किया था ना एक पेज सा, उसमें आपको डेट दिया था उन्होंने। हाँ, 7th to 12th, तो ऑलमोस्ट आपके, आप मान के चलिए कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एग्जाम होंगे। ठीक है, या तो फेब के बिल्कुल लास्ट में, मतलब वो 7th डेट आपके एग्जाम के बीच में आएगी ही आएगी। 7th और 12th ये मान के चलो आप। समझ में आई मेरी बात? तो आप ये समझ के चलो कि आपके मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है एग्जाम। मे बी फर्स्ट को, मे बी सेकेंड को, लेट्स सी व्हेन द डेट विल बी फाइनलाइज्ड। बट ये आपका फाइनल है कि आपका एग्जाम आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। और इस सिलेबस की बात मैं आपको बता रही हूँ, जितना सिलेबस आपका हो जाएगा फेब के लास्ट वीक तक, वो सिलेबस आपका एग्जाम्स में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और एग्जाम आपका सब्जेक्टिव वाइज ही होगा, ऑब्जेक्टिव शायद नहीं होगा, और एग्जाम आपका कॉलेज में आके ही आपको देना है। जिनका आपका फिजिकल एग्जाम ही होगा, आई डोंट थिंक कि अभी ऑनलाइन एग्जाम किसी का होगा। तो अपनी तैयारी अब उसी हिसाब से करो, उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट करो आप लोग। ठीक है मैम, वन डाउट मैम, लास्ट फाइनल एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लाइक 80 मार्क्स थियोरी और 20 मार्क्स कॉलेज से होंगे, और जो अपना फर्स्ट 2 यूनिट है, मतलब उस बेस्ट ऑफ, तो वैसे ही प्रैक्टिकल का भी वैसे ही होगा। तो फिर प्रैक्टिकल का भी 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल्स का भी 100 मार्क्स का है, तो दोनों में अलग अलग पासिंग है क्या? मतलब प्रैक्टिकल में अलग मतलब 100 आउट ऑफ 35 चाहिए, इसका थियोरी का 100 आउट ऑफ 35 है, दोनों का अलग अलग पासिंग है या दोनों का कंबाइंड होगा और 70 पासिंग है? हेलो नेत्रा, दोनों में अलग अलग पासिंग होता है, कंबाइंड पासिंग नहीं होता। थ्योरी में अलग से पास होना होता है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होता है। ओके मैम, अंडरस्टूड, थैंक यू मैम। Okay, so now we have to do the last compound, that is the chlorhexidine. फाइन, जो क्लोरहेक्सिडीन है वो एक ऐसा कंपाउंड है फाइन, जो कि आपको क्या यूज होता है, इट इज बेसिकली यूज एज अ माउथ और द थ्रोट प्रोडक्ट्स। ये आपको माउथ और थ्रोट प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फाइन, तो क्लोरहेक्सिडीन का दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरहेक्सिडीन। नो नीड टू डू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, बट यस एक समझाने के लिए है कि इसका इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर होता है क्लोरहेक्सिडीन का। और क्लोरहेक्सिडीन जो होता है वो बाइक्वेनाइड होता है।
ये आपको अगले साल समझ में, अगले साल नहीं, अभी हम जब फार्माकोलॉजी, ये आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका, केमिस्ट्री का, तो वहां पे आपको आएगा कि जो सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स होते हैं वो भी आपके बाइग्वेनाइड्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही क्लोरहेक्सिडिन भी बाइग्वेनाइड कंपाउंड है। ये एंटीसेप्टिक और इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है। फाइन, इसकी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। इसके अलावा इसके ऊपर क्या होता है, जो क्लोरहेक्सिडिन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो रिएक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज माइक्रोबियल सरफेस पे। मतलब ये जो क्लोरहेक्सिडिन होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये रिएक्ट किससे करता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन होता है, जो माइक्रोब का सरफेस होता है। ये डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो क्लोरहेक्सिडिन है वो काम कैसे करता है। जो क्लोरहेक्सिडिन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा माइकोबैक्टीरिया होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, उसके सेल सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो डैमेज कर देता है हमारी सेल की मेम्ब्रेन को जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है। और जो क्लोरहेक्सिडिन होता है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, कॉज करता है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट लीकेज। ठीक है, मींस जब ये डैमेज, अगर किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, वो बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर सकता है, बिकॉज उसकी सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गई है। तो क्लोरहेक्सिडिन बेसिकली उसकी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, उसकी इंटीग्रिटी को चेंज करता है, वो बैक्टीरिया के अंदर, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। कैसे पेनिट्रेट करता है ये मेडिसिन, जब सेल वॉल खराब हो जाती है या सेल मेम्ब्रेन जब खराब हो जाती है बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी अंदर एंटर कर जा, मतलब उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो जल्दी से एंटर कर जाती है और जिसके कारण वो सेल की डेथ कॉज करती है। अगर हम कंपैरिजन करें क्लोरहेक्सिडिन की एक्टिविटी का ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से किसके ऊपर ज्यादा एक्शन है। वैसे तो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे अपना एक्शन शो करती है, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मींस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू दिस कंपाउंड because they are more negatively charged. Fine. अभी जो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट होता है, हाँ सॉरी, ओके, समझ में आया अभी तक जो बोला मैंने। जो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट होता है वो एक माउथ वॉश में हम यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के माउथ वॉश यूज किए होंगे, जैसे कॉलगेट का आता है, ठीक है, मैक्स का आता है, ठीक है, अलग अलग लिस्ट्रीन आता है, ठीक है, तो अलग अलग तरह के फ्लेवर्स के आते हैं। वो हम क्यों करते हैं, बेसिकली उनको यूज करने का पर्पस यही होता है कि हमारे जो माउथ के अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाए। मींस वो अगर माउथ, क्योंकि हम अगर कुछ ना कुछ हम फूड पार्टिकल खाते हैं, हम कुछ खाते हैं, तो इट विल समवेयर स्टिक इन अवर बकल कैविटी, इट विल समवेयर स्टिक इन अवर टीथ, बिलो द टंग, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। अगर वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं तो उसको निकालने, उसको जर्म्स डेवलप हो जाते हैं। उन जर्म्स को अगर वो डेवलपमेंट होगा तो फिर माउथ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए हम ये जर्मिसिडल कंपाउंड यूज करते हैं माउथ वॉश में, जो कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और ये बेसिकली यूज होता है टू ट्रीट द जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस क्या होती है, कई बार हमारे जो गम्स होते हैं उनके अंदर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो भी होने का कारण जो होता है एक तरह का बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो उसको भी कम करने के लिए हम ये गार्गल्स और यू कैन से माउथ वॉश यूज करते हैं रिंसिंग के लिए, जो कि क्लोरहेक्सिडिन के होते हैं। फाइन। और क्लोरहेक्सिडिन जो ग्लूकोनेट होता है वो बेसिकली हमारा प्रिस्क्राइब होता है, किसके साथ, कौन प्रिस्क्राइब करता है, डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स लेके हम डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं। इधर इट इज रिलेटेड टू टीथ, इट इज रिलेटेड टू गम्स, ठीक है। सो बेसिकली क्लोरहेक्सिडिन इज गोइंग टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द gingivitis also because it has an antibacterial property and it kills the bacteria by entering into the cell membrane of the bacteria
ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन और द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया को इंटीग्रिटी को डैमेज करता है और इसके कारण आपका जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करता। और फिर अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो यूज है क्लोरहेक्सिडिन का, वो क्या होता है, इट इज यूज इन डिसइंफेक्टेंट्स। ये डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है फॉर द स्किन एंड द हैंड इन्फेक्शन। ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कंपोनेंट्स ऑफ क्रीम, टूथपेस्ट और डिओड्रेंट्स और एंटीपर्सपायरेंट्स। ठीक है, देखो जहाँ पे भी हम यूज करते हैं डिओड्रेंट्स है या फिर जो एंटीपर्सपायरेंट्स है, वो हम क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है बिकॉज अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह पे हम क्लोरहेक्सिडिन को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्रीम्स में यूज करते हैं, इसको हम टूथपेस्ट में के अंदर भी यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गया ये? यस मैम। ओके, इसके अलावा जो क्लोरहेक्सिडिन है वो हम और भी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं क्लोरहेक्सिडिन को। तो क्लोरहेक्सिडिन इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। Where it is used as a preservative, it is used as a preservative in the eye drops, in the active substance, in the wound dressing, and the antiseptic mouthwash. It is also used in dentistry and as an antiseptic. तो ये इसका सारा का सारे यूज है। अगर हम ब्रांड नेम की बात करें इस कंपाउंड की, तो इसका जो ब्रांड नेम होता है, the brand name of the compound is what? That is the Peridex, Perox, Periochip and the Periogard. ये इसका ब्रांड नेम होता है और डोज जो इसकी होती है that is about 2.5 mg और म्यूकस मेम्ब्रेन। लिक्विड जो होता है वो 0.12% होता है। फाइन, तो ये सब इसका यू कैन से पर्पस है या फिर ये इसका यूज है, ये इसके ब्रांड नेम्स है ऑफ दिस कंपाउंड। So it's all related to your topical agents, which are also called as the antibacterial compounds. Is it clear? यस मैम। Okay, so ये हमारा अभी खत्म हो गया है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर मीन्स कि हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें हमने ये सब चीजें कर ली है। हमने इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स पढ़ लिए, इसमें हमने एसिडिफाइंग एजेंट्स पढ़ लिया है, हमने ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद वी हैड डन विद द एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स ही आपके टॉपिकल एजेंट्स है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो ये चैप्टर में डेंटल प्रोडक्ट, मेडिसिनल गैसेस और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट तीन पार्ट्स हैं, तीनों ही बहुत छोटे छोटे हैं। डेंटल प्रोडक्ट फिर भी थोड़ा बड़ा है और मेडिसिनल गैसेस और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बहुत ही छोटे हैं। तो ये ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में हमारा सब खत्म हो जाएगा, तो ये थर्ड यूनिट हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं एक एडवांस में चीज ये बता रही हूँ कि उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, वो चैप्टर में आपको एम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही यू कैन से वास्ट होता है। इसमें हम बेसिकली नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो उस चैप्टर पे आने से पहले आप लोगों ने 11th और 12th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है कंपाउंड्स का? यस। ठीक है, तो जो भी नोमेनक्लेचर आपने 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रिलेटेड टू एलिफेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप, अगर एक चेन पे 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो आपका क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है, आप पहले किसको बताओगे, क्या बताओगे? अगर 4 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, कौन से ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे, किसका आप सफिक्स यूज करोगे, किसका प्रीफिक्स, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करूंगी और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो चैप्टर के बीच में एक भी लेक्चर मिस मत करो, बिकॉज वो आपका बेस है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so now next we are going to start with the dental products. I think एंटीमाइक्रोबियल्स का मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया था, है ना? मैंने गूगल क्लासरूम पे, आई डोंट नो मैंने शेयर किया है कि नहीं, बट आपको मैंने ग्रुप पे भेज दिया था।
तो मैं अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेंटल प्रोडक्ट्स। आप सब आपके जो टीथ हैं उनका डिके हो जाएगा, दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ द टूथ डिके, फाइन। और अगर टूथ डिके होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी द पेन इन योर माउथ, देयर विल बी द पेन इन द टीथ, यू आर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। सो जिसके कारण अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो इसके कारण हमारी बॉडी में और ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो ये प्रॉब्लम जनरेट ना हो, हमारे टीथ खराब ना हो, हमारे टीथ का डिस्ट्रक्शन ना हो, हमारे टीथ डिस्ट्रॉय ना हो, हमारे टीथ के ऊपर जो इनेमल होता है या जो डेंटाइन होता है टीथ का वो खराब ना हो, हमारे टीथ के सरफेस से मिनरल्स का लॉस ना हो, सबको प्रॉपर अगर हम मेंटेन करेंगे तो उनको मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यू हैव टू यूज अ डेंटल केयर प्रोडक्ट्स, फाइन। तो डेंटल केयर प्रोडक्ट्स, और डेंटल केयर प्रोडक्ट्स हम क्यों यूज करते हैं? आप सबको पता है आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांतों में कैरीज हो जाती है, दैट यू कॉल्ड इट एज द डेंटल कैरीज। क्या होती है डेंटल कैरीज? डेंटल कैरीज एक ऐसी डिजीज होती है जो कि डिस्ट्रॉय करती है इनेमल एंड द डेंटाइन ऑफ द टीथ। आपने टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, हमारे टीथ के स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जो कि हमारे टीथ, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम का मैक्सिमम बना होता है, अगर उसके ऊपर आप बार बार एसिड फेंकते रहोगे तो वो जो टीथ है वो आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो टीथ है उसका बिल्कुल भी डैमेज ना हो, ठीक है। अगर हमारा हम चाहते हैं कि टीथ का बिल्कुल भी डैमेज ना हो तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते। टीथ का डैमेज ना हो मतलब कि जो टीथ के ऊपर इनामल का लेयरिंग होती है वो प्रोटेक्ट रहे और जिसके कारण हमारा डेंटाइन ऑफ टीथ होते हैं वो हमारा प्रोटेक्ट रहे। तो बेसिकली जब भी टूथ डिके होता है या जब डेंटल कैरीज होती है तो हमारा जो इनामल सरफेस होता है किसका, टीथ का, उसके ऊपर से मिनरल्स का लॉस हो जाता है। हम बोलते हैं डेंटल कैरीज हो गई, डेंटल कैरीज हो गई, बट हो क्यों गई? क्या रीजन है डेंटल कैरीज होने का? एक रीजन ये है कि हम जो बेसिकली कैरीज होती है वो लॉस ऑफ मिनरल से होती है फ्रॉम द इनेमल सरफेस। अगर इनेमल के सरफेस के ऊपर से मिनरल्स चले जाए तो हमारा डेंटल कैरीज बनता है या डेंटल कैरीज होता है। और कैरीज इज बेसिकली प्रिपेयर्ड due to the action of the acid, mostly lactic acid formed by the action of microorganism और carbohydrate। अब कैरीज होता क्यों? कैरीज इसलिए होता है, हम कोई भी चीज खाएं, कोई भी चीज पिए, वो कभी भी 100% प्योर नहीं होती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो यू कैन से कि आपका कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ हार्मफुल तो रहता ही है, या फिर यू कैन से कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज रहती है जो हमारे जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स, हमारे डेंटल इनेमल को इफेक्ट करती है। सो बेसिकली हम जो डेंटल कैरीज बनती है उसके पीछे जो रीजन होता है, उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे टूथ के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट हो जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों डिपॉजिट होते हैं? आप जब भी कुछ खाते हो तो हमेशा बोला जाता है कि whenever you have something after finishing your meal you have to, what you have to do, you have to cleanse your mouth, ठीक है, you have to do the gargle so that जितना भी फूड पार्टिकल है वो आपका वहां से निकल जाए। फूड पार्टिकल निकल जाएगा तो टीथ क्लीन हो जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ भी खाना नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए। बट अगर आप अपना डेंटल प्रोटेक्शन नहीं करते हो, आप डेली हमारा डेंटल टीथ क्लीन नहीं करते हो, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, ऐसा बोलते हैं कि एक दिन अगर दिन में ब्रश किया रह गया तो चलता है, बट अगर आपने नाइट में ब्रश नहीं किया इट इज वेरी हार्मफुल। रीजन इज व्हाट, जब हमने रात को खाना खाया और अच्छे से माउथ रिंस नहीं किया या ब्रश नहीं किया तो फूड पार्टिकल हमारे कहीं ना कहीं टीथ में रह जाते हैं, और जब वो रहते हैं तो धीरे धीरे वो डिपॉजिट हो जाते हैं प्लाक की फॉर्म में। वहां पे फिर बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है और फिर वो धीरे धीरे हमारे इनेमल को इरोड करता है, और जब हमारा इनेमल धीरे धीरे इरोड हो जाता है तो वहां पे कैविटीज या फिर यू कैन से डेंटल कैरीज बन जाती है। यहाँ पे एक रीजन दिया है कि जो भी फूड और सॉफ्ट ड्रिंक जिसके अंदर शुगर होती है अगर हम वो लेते हैं, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर और फूड प्लस ड्रिंक कंटेनिंग शुगर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ग्रो करता है, वो बेसिकली एसिड डेवलपमेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो भी लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो जिसके कारण कैरीज बनती है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दांत में आ गया, उसको वहां खाने के लिए सब मिलता है,
माइक्रोब फूड मिलता है, शुगरी मटेरियल मिलता है, वो वहां पे आराम से टिक जाता है, ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद अपनी बॉडी से वो एसिड सिक्रीट करता है और एसिड हमारे इनेमल को इरोड कर देता है, जिसके कारण हमारे अंदर दांतों के अंदर कैरीज बनती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। एंटी कैरीज एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी कैरीज एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द टूथ डिके। ठीक है, मींस जो हमारा टूथ डिके नहीं होने देते, या अगर टूथ डिके हो गया है तो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, उसको हम एंटी कैरीज एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और टूथ डिके को हम डेंटल कैरीज भी बोलते हैं, हम डेंटल प्लैक भी बोलते हैं। इनको हम मींस जो कंपाउंड हमारा प्लाक नहीं बनने देते, कैरीज नहीं बनने देते, टूथ डिके नहीं होने देते, उनको हम एंटी कैरीज एजेंट्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज एंटी कैरीज एजेंट इज द फ्लोराइड यूजिंग ड्रग्स। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को पता है, आजकल छोटे बच्चे, इवन 2 ईयर 3 ईयर्स के बच्चे जो बहुत ज्यादा स्वीट खाते हैं या रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं, उन लोगों के टीथ बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं। एंड सेकेंडली, उन लोगों के टीथ में कैविटीज आ जाती है। रीजन क्या होता है? एक तो उनका खाने का हैबिट, एक उनका ब्रशिंग ना करने का हैबिट। माइक्रोब्स को बहुत ज्यादा एरिया मिलता है, बहुत ज्यादा ऐसा जगह मिलता है जहाँ वो ग्रो करते हैं और वो फिर डेंटल कैरीज का डेवलपमेंट करते हैं। बट डेंटल कैरीज का डेवलपमेंट ना हो, आज के टाइम पे छोटे बच्चों को एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है, वो आप एक उनके पास एक सॉकेट होता है टूथ का। ठीक है, ऐसा जैसे हमारे टीथ है, हमारे कुछ टीथ ऊपर होते हैं, ठीक है, और कुछ टूथ नीचे होते हैं। जैसे हमारा सॉकेट होता है अपर और लोअर टीथ का, तो उनके पास एक ऐसा सॉकेट होता है जिसमें टीथ के डिप्रेशन बने होते हैं और इसके अंदर वो फ्लोराइड को फिल करते हैं। और ये डिप्रेशन वो अपने टीथ के पास हमारा माउथ ओपन करके हमारे माउथ के अंदर रखते हैं जस्ट फॉर अ मिनट। ठीक है, और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा होता है, जब हम इसको बाहर निकालते हैं, उसको हमें जस्ट प्रेस करना होता है मुंह के अंदर, तो वो फ्लोराइड की लेयर हमारे टीथ के ऊपर आ जाती है। 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, उसके बाद तो फिर वो एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। जैसे हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट्स पढ़े हैं कि हमारे स्टमक के अंदर एक लाइनिंग बना लेते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट, जिसके कारण एसिड एक्ट नहीं करता है, अल्सर्स नहीं होते हैं स्टमक में। सेम ऐसे ही टीथ की प्रोटेक्शन के लिए भी हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी कैरीज एजेंट्स का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एंटी कैरीज एजेंट्स के? सोडियम मैक्सिमम फ्लोराइड कंपाउंड्स होते हैं इसमें। सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, जिसको आप स्टोनशियम फ्लोराइड भी बोलते हो, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट का फॉर्मूला है Na2PO3F। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अभी हमें ये पढ़ना है कि हमारा फ्लोराइड का पर्पस क्या है ट्रीटमेंट देने का डेंटल कैरीज। पर्पस वही है जो डेंटल कैरीज जिस कारण से होती है, हमें वो कारण रोकना है, और वो रोकने के लिए फ्लोराइड एक बेस्ट एलिमेंट होता है, इसलिए हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट देते हैं। तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है हमारे इनेमल ऑफ टूथ के लिए। ठीक है, जो हमारे टीथ के ऊपर कवरिंग होती है, जिसको आप इनेमल बोलते हो, वो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है इसके लिए। जब भी हम फ्लोराइड कोई कंटेनिंग मेडिसिन लेते हैं तो इजीली एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसपोर्ट होती है और डिपॉजिट होती है इन द बोन और द टीथ एंड रिमेनिंग इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। जो फ्लोराइड्स होते हैं ऑन द इनेमल ऑफ टीथ, दे हेल्प इन नंबर ऑफ वेज। कैसे? सबसे पहला उसका फंक्शन होता है दैट इज द प्रिवेंट द। आपको पता है कि हमारे टीथ में जो कैविटीज बनती है वो क्यों बनती है? एसिड की सिक्रीशन से। एसिड कौन सिक्रीट करता है? बैक्टीरिया। तो ये जो फ्लोराइड होते हैं, ये बेसिकली जब हम एक लेयर की फॉर्म में हमारे टीथ के ऊपर, मान लीजिए हमारी कोई लेयर आ गई किसकी? फ्लोराइड की, तो वो एसिड अगर बैक्टीरिया सिक्रीट भी करेगा तो ये फ्लोराइड की जो लेयर होती है वो अटैक इस टीथ को बचा लेती है अटैक होने से, तो वो हमारे टीथ को खराब नहीं होने देती। दूसरा, ये रेजिस्टेंस डेवलप करती है, इंक्रीज एसिड रेजिस्टेंस ऑफ द इनेमल। मींस ये एसिड हमारे इनेमल को एसिड के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है एक्ट करने के लिए। सेकंड,
इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होता है। फोर्थ, इट हेल्प्स इन रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल। हमारा मिनरल इनेमल कुछ नहीं है बट इट इज मेड अप ऑफ द मिनरल। अगर वो मिनरल्स हमारे इनेमल में से निकल गए तो इनेमल खत्म हो जाता है टीथ का, और अगर इनेमल गया तो टीथ गया, ये सोचिए। बिकॉज जो हार्ड कवरिंग है टीथ के बाहर वो हमारा इनेमल ही होता है। फाइन। सो ये मिनरल्स को भी लॉस नहीं होने देती और मिनरल्स को रीमिनरलाइज करती है। मींस हमारे मिनरल के कंटेंट को फिर से बनाती है, रीमिनरलाइज करती है, जिससे हमारा जो इनेमल होता है वो प्रोटेक्ट रहता है। सबसे बड़ी बात, हमारा जो फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ही लो होता है। इवन हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो, उसके अंदर भी फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में इज ओनली 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज 1 to 2 पार्ट्स ppm, 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन होता है, जो कि इनफ होता है हमारे डिक्रीज करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए किसको, डेंटल कैरीज को। जो फ्लोराइड प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक द टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन टू द टीथ, fluoride dentifrices in paste and powder are available in market claiming the anti-dent। अब आपको बार बार आप लोगों ने एड देखा होगा, बहुत सारी एड्स आती है, पेप्सोडेंट है, सेंसोडाइन है, या फिर कोलगेट है, मैक्स फ्रेश है, व्हाटएवर नंबर ऑफ टूथ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। दे आर यूजिंग हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई भी करते हैं। वो बोलते हैं डेंटल कैरीज से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? बिकॉज उसके अंदर फ्लोराइड एज अ इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है जो कि डेंटल कैरीज को नहीं होने देता है, ठीक है। इवन फ्लोराइड हमारे ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इवन 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर वो फ्लोराइड हमारा वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इवन वो भी हमें डेंटल कैरीज से बचाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आपने कुछ खाना खाया तो यू हैव टू रिंस योर माउथ प्रॉपरली। फाइन। सेकेंडली, ये जितने भी हमारे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट फ्लोराइड्स का प्रेजेंट होता है जो कि हमें टूथ डिके से हमें बचाता है, ठीक है। इवन फ्लोराइड्स का जो यूज होता है वो हम टूथ पाउडर्स में होता है, टूथ पेस्ट में होता है, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे एंटी कैरीज एजेंट्स हैं जिनके अंदर हम इसको यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे तो वैसे कोई भी चैप्टर नहीं है इसमें से क्वेश्चन ना आए, ठीक है, बट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी हम जो फर्स्ट कंपाउंड यूज कर रहे हैं दैट इज द सोडियम क्लोराइड। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, केमिकल फॉर्मूला इसका बहुत ही इजी है, दैट इज व्हाट, NaF। फाइन। मॉलिक्यूलर वेट इज 42, सिनोनिम इज फ्लोरो एसिड। क्या होता है इसका सिनोनिम? दैट इज द फ्लोरो एसिड। नेक्स्ट, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो टॉनिक जैसा होता है, और इसका मेन जो सोर्स होता है दैट इज व्हाट, दैट इज द सोर्स ऑफ फ्लोराइड एंड इन द डाइवर्स एप्लीकेशन। हम इसको अलग अलग चीजों में इसको यूज करते हैं। फाइन। मेन सोर्स ऑफ द फ्लोराइड आयन इन डाइवर्स एप्लीकेशन, हम अलग अलग एप्लीकेशन में हम इसको इस फ्लोराइड को यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है कंपाउंड, फाइन, ऑर्डरलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 99.3 होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इथेनॉल। वाटर में ये सॉल्युबल होता है और इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दो चीजें मिलती है। फाइन। NaF और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम और ये SA4 रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाता है, और ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ये बेसिकली रिएक्ट करता है सिलिका के साथ और सिलिकेट्स ऑफ ग्लास बनाता है। आप लोगों ने अगर ग्लास का कंपोजिशन पढ़ा होगा तो ग्लास के अंदर ग्लास जो होता है वो बोरोसिलिकेट होता है, तो सिलिकेट होता है या फिर सोडियम सिलिकेट होता है। तो ये एक मेथड है सिलिका बनाने का भी। मींस हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम सिलिकेट के साथ करते हैं तो इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिलिकेट्स ऑफ द ग्लास। ये हमारा सिलिकेट्स ऑफ ग्लास बनाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2SiF6 plus water। Is it clear?
तो साइड में जाना, जैसे वो Yes, गेट में ma'am. घुसेगा अंदर ना, देखो डेंटल प्रोडक्ट में ना हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। डेंटल प्रोडक्ट्स में हम एंटी कैरीज एजेंट पढ़ेंगे, डेंटल प्रोडक्ट्स में हम क्लिनजिंग एजेंट्स पढ़ेंगे, डेंटल प्रोडक्ट्स में हम पॉलिशिंग एजेंट्स पढ़ेंगे, शाइनिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। पासबुक भी लेके अभी जा। जो हम डेंटल प्रोडक्ट में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको? एंटी केरीज एजेंट्स। ये सारे के सारे डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एंटी केरीज एजेंट्स हैं, चाहे वो क्लिनजिंग एजेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिशिंग एजेंट्स हैं। बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग द एंटी केरीज एजेंट, जो केरीज को नहीं होने देता है या जो प्रिवेंट करता है। और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NaF, SnF2, सोडियम मोनोफॉस्फोरेट। बट अभी जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे हैं? दैट इज द सोडियम फ्लोराइड। इज इट क्लियर? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने सोडियम फ्लोराइड कहाँ पढ़ा है। हमने सोडियम फ्लोराइड पढ़ा तो डेंटल प्रोडक्ट्स में है, बट डेंटल प्रोडक्ट्स में एंटी केरीज एजेंट्स के अंडर पड़ा है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज जो सोडियम फ्लोराइड है, ये नेक्स्ट रिएक्शन दिखाया है। जो सोडियम फ्लोराइड है वो एक आयोनिक सॉल्ट होता है, जो कि रिएक्शन शो करता है फ्लोराइड आयंस के साथ और सोडियम आयंस के साथ। यहाँ पे सोडियम आयन है आगे, ठीक है। जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? जिरकोनियम के साथ। ये कंपाउंड होता है जिरकोनियम, जिसका फॉर्मूला होता है ZR। जिरकोनियम एलिजरीन के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो येलो कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक रिएक्शन भी है जिससे आप कंफर्म करते हो कि ये कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड है क्या नहीं। तो उसके लिए क्या है? सोडियम फ्लोराइड आप लो, आयोनिक सॉल्ट होता है, इसकी आप रिएक्शन करो जिरकोनियम एलिजरीन के साथ, तो ये हमें क्या दे देता है? इट विल गिव राइज टू द येलो कलर कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिजेरिन सल्फोनिक। Fine. And this alizarin sulfonic is basically of which color? It is of red color. Fine. So red color से जो it is of yellow color. जो पहला कंपाउंड है जिरकोनियम एलिजेरिन, ये रेड कलर का होता है। जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें कंपाउंड देता है एलिजेरिन सल्फोनिक एसिड, जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। सो दिस विल कंफर्म यू द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। स्टोरेज कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपको इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना है। इसका यूज है एंटी केरीज एजेंट्स, इंसेक्टिसाइड और डेंटिसाइड, एंड इन द फ्लोरिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोरीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे पीने वाले पानी के लिए। अगर हमारे पानी के अंदर फ्लोराइड का लेवल बहुत कम है तो हमें वो लेवल इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। दैट यू हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द फ्लोरीन by fluorinating the drinking water. So it's all about your what? It is all about the that is the sodium chloride, that is the dental carie agent or the anti-caries agent. नेक्स्ट कंपाउंड जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है डेंटल प्रोडक्ट्स में, वो है डेंटिफ्राइसिस, ठीक है, डेंटिफ्राइसिस। और इसको हम क्लिनजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है, क्लिनजिंग एजेंट्स मींस कि जो हमारे टूथ की क्लीनिंग करता है। और टूथ की क्लीनिंग हम किससे करते हैं? आप सबको पता है, या तो हम टूथ पाउडर से करते हैं या फिर हम पेस्ट से करते हैं। सो बेसिकली और किसकी हेल्प से करते हैं? हम ब्रश की हेल्प से करते हैं। So dentifrices or cleaning agent, cleansing agent, both are the same thing, and they are the substance which are basically used to clean the accessible surface of the teeth by using the toothbrush. हम डेली टूथब्रश यूज करते हैं, डेली ब्रश करते हैं टीथ। क्यों? जो भी हमारे टीथ के सरफेस है हम उसको क्लीन करने के लिए ब्रश करते हैं यूज। और क्लीन करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? हमें इसको क्लीन करने के लिए यूज करना पड़ता है क्या? वी हैव टू यूज द टूथपेस्ट, टूथ पाउडर विद द हेल्प ऑफ द टूथब्रश, ठीक है। तो ये चीजें जो हम डेली पर्पस में यूज करते हैं अपने टूथ की क्लीनिंग के लिए, उनको हम डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं या फिर हम क्लिनजिंग एजेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कुछ डेंटिफ्राइसिस ऐसे होते हैं जिनका बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता है या फ्लेवर नहीं होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी ऐसे डेंटिफ्राइसिस होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि
ऐसा सब्सटेंस डेंटिफ्राइसिस को और अच्छा बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ सोप या डिटर्जेंट्स डालते हैं, और सेकेंडली कुछ ना कुछ फ्लेवरिंग एजेंट हैं, वो बेसिकली स्टेन रिमूव करते हैं हमारे टीथ से और अचीव करते हैं सुटेबल अब्रेसिवनेस इज एसेंशियल। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। क्लींजिंग एजेंट, अभी क्लींजिंग एजेंट आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लींजिंग एजेंट के अंदर अभी कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? क्लींजिंग एजेंट के अंदर ये सब्सटेंस आते हैं, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, फाइन, और डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट आता है, जिसको हम डाई कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोलते हैं। ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट आता है, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, और सोडियम मेटा फॉस्फेट आता है। तो ये सारे कंपाउंड हैं जो हमें पढ़ने हैं जिसमें डेंटिफ्राइसिस में। अब हमें ऐसा कुछ कंपाउंड के नाम तो दिए नहीं है, बट हम इसमें हर कैटेगरी में एक एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल करेंगे दैट विल बी ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। बट आपको ये पता ट्राई कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मीन CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज CA3PO4 फाइन ट्वाइस। तो ऐसा फॉर्मूला इनका होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द अनदर मे बी चैप्टर में ये आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज अभी हम लोगों को इसमें जो करना है दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही इजी कंपाउंड है, आप सबको पता भी होगा इस कंपाउंड के बारे में। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। CaCO3 is the formula of the calcium carbonate। मोलिकुलर वेट जो होता है इसका वो 100 होता है, और सिनोनिम इसका होता है क्या? प्रेसिपिटेटेड चॉक। क्या सिनोनिम होता है इसका? प्रेसिपिटेटेड चॉक। दिस इज द सिनोनिम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Next is what? Next is the नेचुरल सोर्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। नेचुरल सोर्स कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? हाँ, होता है कैल्शियम कार्बोनेट चॉक, मार्बल, ठीक है, एर्गोनाइट, लाइमस्टोन, शेल्स ऑफ मेराइन ऑर्गेनिज्म, पर्ल, एग शेल, इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एग्रीकल्चर लाइन का, और इट इज यूजुअली द प्रिंसिपल। और हमारे कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है या नॉर्मल वाटर है वो बहुत हार्ड आ रहा है। वो हार्ड आने का दो तरह का वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। जो हार्ड वाटर होता है वो बोलते हैं कि हमारा वाटर हार्ड आ रहा है, उसमें रीजन ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारे डिपोजिशन हो जाते हैं किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्शियम आयन के, जिसके कारण वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। ओके, तो अभी जो मेरीन ऑर्गेनिज्म से मिलता है, पर्ल से मिलता है, एग शेल से भी। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर है। नेक्स्ट क्या है? ये ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी जो है इस कंपाउंड की वो क्या है? इट इज ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है, HCl में सॉल्युबल है, नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल है, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है कि जब आप इसको HCl या H2SO4 और HNO3 के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपको फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब होता है एफरवेसेंस। फाइन। अब नॉर्मल सा भी अगर एक एग्जांपल ले लो, हम जो घर पे या नॉर्मली जो चॉक यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड के लिए, अगर आप उसको तोड़ के क्रश करके उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। इट विल सस्टेन एज एन कंपाउंड, और ये आपका फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है आपका वो क्या है? इनसॉल्युबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये अल्कोहल और में सॉल्युबल होता है,
एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है, HCl में सॉल्युबल होता है और नाइट्रिक एसिड में भी ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? That it will give rise to what? It will give rise to CaCO3 plus HCl will give rise to CaCl2 plus water plus carbon dioxide। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमने पहले भी किया है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव राइज टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो CaCO3 इज व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। CaSCO3 twice is what? This is the calcium bicarbonate। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कैल्शियम को बाइकार्बोनेट या सॉल्युबल बाइकार्बोनेट बनाता है। नेक्स्ट क्या है? अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को 83 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है एंड देयर इज रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज इनकम्पैटिबल विद द एलम एसिड एंड द एल्यूमिनियम सॉल्ट। मतलब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एलम के साथ, एसिड के साथ या एल्यूमिनियम सॉल्ट के साथ स्टोर नहीं कर सकते। इनकम्पैटिबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, इसको अपने वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है। यूज की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए यूज होता है, हम इसको फूड में यूज करते हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स में यूज करते हैं, बहुत सारी टैबलेट्स को बनाने के लिए हम मेडिसिनल टैबलेट बनाने के लिए बेस की तरह यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज एंटासिड है, एंटी डायरियल, इंसेक्टिसाइड, डेंड्रिफाइसिन। मींस हम कैल्शियम कार्बोनेट को एंटासिड में भी पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम फॉर द योर मेडिसिनल टैबलेट। ओके। इसके अलावा ये जो कंपाउंड है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, इसलिए हम जब भी इस कंपाउंड को लेते हैं तो यू हैव टू टेक द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट which have the counterbalancing laxative effect due to its alkali nature। ये हमारा एग्रीकल्चर में यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अगर हमारी मान लीजिए ऐसी क्रॉप है जो क्रॉप खत्म हो गया और उसने पूरी लैंड को एसिडिक कर दिया तो उसको यूज करने के लिए या उस एसिडिटी ऑफ लैंड को कम करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? नेचर ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? अल्कलाइन। ओके। इसके अलावा ये हमारा यूज होता है इसमें, इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइमस्टोन मार्बल एंड द क्लासरूम चेयर, सॉरी क्लासरूम चौक। तो क्लासरूम चौक बनाने में, मार्बल बनाने में और लाइमस्टोन बनाने में हमारा यूज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट? डोज 1 to 4 ग्राम की हम डोज होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पर्सन और द पेशेंट। So it's all about calcium carbonate। In the next lecture we will start with the denture adhesives। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही easy और I think interesting chapter है ये, so just go through it। ठीक है, now you all attend your roll call। हम लोगों का I think next lecture कल है ना? Tomorrow you have the lecture? हाँ होगा I think। हम Yes, कल ये ma'am। टॉपिक डेंटल वाला खत्म करते हैं। फिर उन लोग